केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों। कनाडा के लगभग 250 गुरुद्वारों में से 8 पर खालिस्तानी समूह का नियंत्रण है। भारत के साथ जारी राजनयिक संकट के बीच एक भारतीय खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने जानकारी दी। ये अलगाववादी समूह सरे ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रैम्पटन और एब्रॉडफोर्ड और टोरंटो के कुछ सूत्रों में सक्रिय है। सूत्र ने बताया कि उनकी ताकत के अनुसार लगभग 10,000 सिख खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन कर रहे होंगे। इसमें से 5,000 कट्टर हैं, बाकी लोग केवल सहानुभूति रखते हैं और साथियों के दबाव में उनका समर्थन करते हैं। कनाडा में 2 प्रकार के गुरुद्वारे हैं, निजी और गैर लाभकारी। निजी गुरुद्वारों का स्वामित्व लोगों के पास होता है, जबकि गैर लाभकारी बड़े गुरुद्वारे होते हैं जहां प्रशासन पर नियंत्रण पाने के लिए चुनाव होते हैं। 1980 के दशक से गुरुद्वारों में लंगर के दौरान कुर्सियों और चटाई के इस्तेमाल को लेकर 2 समूहों के बीच लड़ाई होती रही है। जहां उदारवादी समूह लंगर हॉल में कुर्सियों की मांग करता है, तो वहीं चरमपंथी चटाई की मांग करते हैं। जो भी चुनाव जीतता है वो अपनी पसंद के मुताबिक व्यवस्था करता है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद से भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उस वक्त गिरावट देखने को मिली जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत का दौरा किया। ट्रूडो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में उन्हें भारत की कड़ी चिंताओं से अवगत कराया। इस बीच ट्रूडो ने भारत पर इस साल की शुरुआत में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ट्रूडो द्वारा किए गए दावे राजनीति से प्रेरित और बेतुके हैं। सरे के गुरु नानक सिख मंदिर गुरुद्वारा जून में मारा गया खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे का 2 बार अध्यक्ष बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वो जयपुर में रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद जयपुर के बाहरी इलाके वाटिका दादिया गांव में एक सार्वजनिक रैली को उन्होंने संबोधित किया। तो वहीं रोड शो से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को जयपुर जिले के धानक्या गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी जयपुर हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से वहां हेलीकॉप्टर से धानक्या गांव के लिए रवाना हुए। तो वहीं उपाध्याय ने जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर धानक्या गांव में अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक बनाया गया है। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्मारक को देखा। पीएम मोदी ने कहा, गहलोत सरकार ने जनता का 5 साल का महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिया। अब जनता ने भाजपा को लाना तय कर दिया है। राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। पीएम मोदी ने राजस्थान में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति का बिगुल फूंक दिया गया है। 5 साल का इनका शासन 0 नंबर की हकदार है। पीएम मोदी का पंडाल में महिलाओं ने स्वागत किया। महिला शक्ति वंदन विधेयक के लिए महिलाओं ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। रोड शो के दौरान जीप से पीएम मोदी ने पंडाल में दोनों ओर खड़े महिलाओं का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में बढ़ती खटास के बीच जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया है वो है खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू। गुरपवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में कनाडा में रह रहे हिंदुओं को खुली धमकी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाएं। अब खुफिया रिपोर्ट्स में उनके द्वारा भारत के टुकड़े करने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने पन्नू का नया डोजियर तैयार किया है। डोजियर के मुताबिक पन्नू पर पूरे देश में 16 केस दर्ज हैं। उस पर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में कई मामले दर्ज हैं। मालूम हो कि बंटवारे के समय 1947 में पन्नू पाकिस्तान के खानकोट गांव से अमृतसर आया था। इसके बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। उसका भाई मंगवंत सिंह विदेश में रहता है। पन्नू अमेरिका में अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस SFJ का प्रमुख है और वो पंजाब को भारत से अलग करने की मांग करता है। 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्रालय से उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। डोजियर के मुताबिक पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। डोजियर के अनुसार वो भारत का धार्मिक आधार पर विभाजन चाहता है। वो देश में मुस्लिमों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है, जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान रखना चाहता है।
इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहा है, जिससे कश्मीर को भारत से अलग कर सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए और कहा, हम लोग तो आते ही रहते हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नर्म रुख और उनके एनडीए में शामिल होने की सियासी अटकलों के बीच राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया है। सुशील मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में नीतीश कुमार के शामिल होने पर कहा कि उन्हें राजकीय समारोह में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला था, अगर मिलता तो जरूर आते। वैसे भी किसी महापुरुष के जयंती समारोह में शामिल होने पर कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए। तो वहीं सुशील मोदी से जब नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए बेहद तल्ख तेवर के साथ कहा, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सुशील मोदी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो उन्हें एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। सुशील मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक राजनीतिक बोझ बन गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार नहीं बल्कि कई बार साफ स्पष्ट कह दिया है कि नीतीश कुमार अब अगर नाक भी रगड़ लें तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को साथ क्यों लेगी, उनमें अब बचा क्या है। नीतीश कुमार अब 2 वोट भी ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एक नया मुद्दा उठ गया है, नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास हर जाति के लोगों का डाटा है, केंद्र सरकार के पास भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो डाटा देश को नहीं दिखाना चाहते हैं। मैं सेंसेक्स पर भाषण दिया जैसे कास्ट सेंस की बात करता था, कैमरा दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान सरकार को एमपी नहीं चलाते हैं, हिंदुस्तान सरकार को सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। कोई भी योजना बनती है जो 90 सेक्रेटरी हैं, हिंदुस्तान के भारत के हर मिनिस्टर में वो योजना को डिजाइन करते हैं कि कितना पैसा कहां पर लगाया जाएगा, डिसाइड करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी रिमोट कंट्रोल को चोरी छिपे दबाती है। हमने कैमरे के सामने में रिमोट कंट्रोल दबाया तो वही पीएम मोदी चोरी चुप के कंट्रोल दबाते हैं। जैसे रिमोट दबता है, एक तरफ आदमी को मुंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, जब दोबारा दबाते हैं अडानी को रेलवे का कंट्रोल मिल जाता है, फिर दबाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो देश में 2 रिमोट कंट्रोल चल रहा है, ये एक मेरा जो सबके सामने चलता है, हम इसे दबाते हैं तो किसानों के खाते में पैसे चले जाते हैं। 2500 क्विंटल धान में मिलता है, वहीं अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, लेकिन बीजेपी दबाती है तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो जाते हैं। आपका जल, जंगल, जमीन उनके छुपे बटन से अडानी के हवाले हो जाता है। चुनाव के समय हमने आपसे छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वायदे किए थे, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वायदा हमने किया था। हमने ये वादा पूरा किया। भूमिहीन मजदूरों को 7000 रुपए प्रति माह मिलने देने की शुरुआत की। स्वास्थ्य के लिए 70 लाख परिवारों को हमने 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा दी। 42,000 भर्तियां की। युवाओं को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दे रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।